बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। अगर एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रही हो तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की बेशुमार एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक स्प्रिंग के साथ मैस अटैच कर दें और इस मैस को हम पुल करके छोड़ दें तो ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा या आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा, तो ये एक वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। अगर हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसके साथ मैस अटैच किया है तो इसको हम सिंपल पेंडुलम का नाम देंगे। अगर हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें यहाँ पे और फिर इसको छोड़ दें तो ये अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा, ये भी वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। अगर हम एक बाउल लें और उस बाउल के अंदर एक बाल को यहाँ पे छोड़ दें तो ये जो बाल है वो इसके अंदर ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देगी, और अगर ये इसकी मीन पोजीशन है तो ये बाल इसकी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रही है, तो ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो साउंड है ये वोकल कॉर्ड की वाइब्रेटरी मोशन से पैदा हो रही है। ये जो आवाज़ ट्रेवल कर रही है ये एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से ट्रेवल कर रही है। ये जो साउंड आप डिटेक्ट कर रहे हैं कान की मदद से, ये कान के एयर ड्रम की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से डिटेक्ट करते हैं। जितनी भी वेव्स होती हैं वो सब वाइब्रेटरी मोशन की वजह से पैदा होती हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटरी मोशन कर रहे होते हैं, और जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं उन सब के अंदर मैटर पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो जब हम बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं, सब सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स हैं वो भी वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। तो ये बेशुमार एग्जांपल्स हैं वाइब्रेटरी मोशंस या ऑसिलेटरी मोशंस की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन। ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक हो भी सकती है और पीरियोडिक नहीं भी हो सकती। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मिसाल के तौर पे मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन पीरियोडिक मोशन है, ये पेंडुलम की मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, और ये जो स्टील के बाल बाउल के अंदर वाइब्रेट कर रही है तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। अब हम वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और ये माइनस बता रही है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, यानी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। तो ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लिखेंगे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये इक्वेशन बता रही है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव साइन बता रही है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, यानी इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है, इसको हम अभी साबित करेंगे कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। आपने बताना है, कंसीडर a mass m is attached to the one end of the spring
whose other end is attached with a frictionless support and it is placed on a frictionless surface as shown in the figure below. A force F is applied on the mass and extension X is produced in the spring as shown in the figure B. तो इसको आप फिगर ए का नाम दे दें, इसको फिगर बी का नाम दे दें। तो पहले बॉडी यहां पर थी, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी यहां पर आ गई, ये इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहां पे मीन पोजीशन से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम हमने रख दिया x। तो x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम डिफाइन करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के मुताबिक ये जो अप्लाइड फोर्स है ये इस स्प्रिंग में पैदा होने वाली एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हुक्स लॉ का नाम देंगे। अप्लाइड फोर्स F is directly proportional to extension X produced in the spring और मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे F directly proportional to X। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके यहां पे हम कांस्टेंट लगाएंगे K, तो फिर ये हमारा हुक्स लॉ बन गया एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू KX, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है और इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की हम डेफिनेशन करेंगे, द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका फार्मूला बनेगा K इज इक्वल टू F/X। इट्स यूनिट इज, फोर्स का यूनिट क्योंकि न्यूटन है और X का यूनिट मीटर है तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अभी ये F फोर्स इस पे लग रही है और यहां पे बॉडी रेस्ट में है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ भी एक्ट कर रही है और इस हालत में नेट फोर्स 0 है। इसी वजह से ये जो मैस है ये यहां पे रेस्ट की फॉर्म में है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये वाली फोर्स इस बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अभी क्योंकि ये यहां पे रेस्ट पे था तो इसका मतलब इस पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स बराबर है KX के, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इसके इक्वल और ऑपोजिट है, तो वो बराबर होगी -KX के। तो यहां पे फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ बराबर होगी m में, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे m में इज इक्वल टू -KX। तो ये जो m है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर a इज इक्वल टू -K/m इंटू x। यहां पर क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और मैस भी कांस्टेंट है, तो फिर ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू x या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन थी। तो यहां पे हमने नतीजा अखज किया, आप रिजल्ट लिखेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए या वाइब्रेटरी मोशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया का होना जरूरी है। रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है और जैसे ये मीन की तरफ आ रही है इसकी स्पीड बढ़ रही है, यहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, तो ये इनर्शिया की वजह से ये रुकती नहीं है बल्कि मीन पोजीशन से आगे चली जाती है और स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस मीन की तरफ लेके आती है, तो यहां पे इसकी स्पीड फिर मैक्सिमम हो जाती है, तो इनर्शिया की वजह से ये फिर इधर चली जाती है और स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है और इस तरह ये मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे मूव करना शुरू कर देती है। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।